हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 25। मुरारी मुन्ना और वंश को लेकर अपने घर चला आया। शिवम के घर पर खुशी का माहौल था और ऐसे में मुरारी नहीं चाहता था कि उन खुशियों में खलल पड़े। गाड़ी घर के अंदर आकर रुकी। मुरारी नीचे उतरा और वंश मुन्ना को अंदर आने का इशारा किया। वंश और मुन्ना दोनों खामोशी से नीचे उतरे, एक दूसरे को देखा और फिर मुरारी के पीछे चल पड़े। मुन्ना वंश को साथ देखते ही अनु ने कहा, अरे वाह, आज दोनों साथ साथ आए हो। जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवा देती हूँ। जे दोनों खाना नहीं खाएंगे, मुरारी ने सख्त स्वर में कहा। क्यों, बाहर से खाकर आए हैं क्या? अच्छा ठीक है, तुम तो खाओगे ना? अनु ने प्लेट सीधी करते हुए कहा। नहीं, हम बाद में खाएंगे, पहले हमें तुम्हारे हाथ से बनी एक कप चाय चाहिए, लेकर आओगी? मुरारी ने कहा। ठीक है, लाती हूं, कहकर अनु चली गई। आज मुरारी का कुछ बदला बदला व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। अनु के जाने के बाद मुरारी सामने खड़े मुन्ना और वंश को घूरने लगा और कुछ देर बाद कहने लगा, बाप की इज्जत को गंगा मैया में डुबोने का पूरा प्लान बना लिया हो तुम दोनों। हमको ये बताओ कि क्या कमी रखे हैं हम तुम में और शिवम भैया तुम दोनों के जीवन में। माना कि जी उम्र में रंगबाजी करने की सबको चुल मचती है, पर बेटा एक को बात का ध्यान रखो कि तुम दोनों के बाप जो है ना, उनकी बहुत ही इज्जत है बनारस में, उसको ना मिट्टी में ना मिलाओ। पापा आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो इंस्पेक्टर ने गलत बात की तो वंश ने कहते कहते मुन्ना रुक गया। ए बेटा, तुम ना ज्यादा होशियार ना बनो, तुम्हारे बाप हैं हम। बनारस की जितनी गलियां तुम दोनों ने देखी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा गलियां छान चुके हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाओगे तो पुलिस वाला तो हौकाएगा ना, और तुमों का वकालत कर रहे हो वंश की। बड़े हो, समझा नहीं सकते इसको? मुरारी ने दोनों को डांटते हुए कहा। जल्लाड साहब सुनते कहाँ हैं हमारी, जो हम समझाएंगे? मुन्ना बड़बड़ाया। मुरारी को गुस्से में देखकर वंश ने कहा, अरे चाचा, आप खामखा हम दोनों को डांट रहे हैं। सारी गलती उस इंस्पेक्टर की है। हम दोनों आराम से आ रहे थे, उसी ने रोककर नाटक किया। बेटा शिवम भैया को पता चला ना जे सब, तो नाटक नहीं तुम सबकी फिल्म बनाएंगे। जानते नहीं क्या तुम उनको? अरे हमारी खुद फटती है उनसे यार, काहे हमारी लंका लगाने पे तुले हो? और एक मिनट, देसी पिए होगा? मुरारी ने सूंघते हुए कहा। अरे यार चाचू, क्या कुछ नहीं पिए हम, देखो। हाँ, ई तो एक शराबी लड़का हमारे अंदर आ गिरा, इलिए महक आ रही है। जैसा पीना तो दूर, हम हाथ भी नहीं लगाते, कब का छोड़ दिए। वंश ने कहा। खाओ विद्या कसम, मुरारी ने कहा। विद्या कौन है? वंश ने हैरानी से मुन्ना की तरफ देखकर कहा। अबे पढ़ाई की देवी की बात कर रहे हैं बे, कसम खाओ कि आज के बाद ये सब नहीं करोगे। मुरारी ने कहा। आपकी कसम नहीं करेंगे, वंश ने विश्वास दिलाते हुए कहा। तुम्हारी कसम के चक्कर में कहीं हम ना निपट जाएं। मुरारी ने कहा और देखा अनु चली आ रही है, तो माहौल को थोड़ा सामान्य करते हुए मुन्ना और वंश से कहा, चलो आओ खाना खा लो। मुन्ना और वंश ने हाथ मुंह धोया और दोनों डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। अनु ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों को भूख नहीं थी, अब अचानक से? खैर कोई नहीं, मैं कृष्णा से कहकर गरम चपाती बनवा देती हूँ। अनु ने मुरारी को चाय दी और वापस चली गई। मुरारी ने चाय का कप उठाया और पीते हुए कहने लगा, तुम दोनों को शायद पता नहीं है, पर आज हम तुम दोनों को एक बात बताते हैं। शिवम भैया जिस मुकाम पर है ना, वहां पहुंचने में उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। एक जमाना था जब बनारस में लोग हमारे नाम से डरते थे, और आज एक जमाना ये है कि जब लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो इमेज को ना बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है, और इसकी जिम्मेदारी जाती है तुम दोनों के कंधों पर। अब इसको कैसे संभालना है जो तुम तय कर लो। सॉरी पापा, थोड़ी गलती हमारी भी है, मुन्ना ने कहा, जो कि काफी देर से शांत बैठा हुआ था। मुन्ना को सॉरी बोलते देखकर वंश का मन भी पिघल गया और उसने कहा, सॉरी चाचू, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। देखो बेटा, तुम दोनों अच्छे इंसान हो, अच्छे घर के हो,
बाप है तुम्हारे जल्लाद नहीं जो फांसी पर चढ़ा देंगे। तुमको कुछ चाहिए तो हमसे आकर कहो, हम करेंगे ना अरेंजमेंट। क्या समझे? हाँ, अच्छे घर के लड़के हो यार, मतलब ठीक से रहो। मुरारी ने प्यार से समझाते हुए कहा। अनु गर्मा गर्म खाना ले आई। वंश और मुन्ना दोनों ने खाया और फिर मुन्ना के साथ कमरे में चला आया। मुरारी ने सारिका को फोन कर दिया कि वंश उनके यहाँ है। शिवम को भी कोई ऐतराज नहीं था। ऊपर कमरे में आकर वंश ने कपड़े बदले और देखा मुन्ना अभी भी उन्हीं कपड़ों में है और खिड़की के पास खड़ा है। वंश मुन्ना की तरफ आया तो देखा मुन्ना के होठों के बीच बिना जली सिगरेट है और वह एकटक सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट को देख रहा है। वंश ने उसके मुंह से सिगरेट निकालते हुए कहा, इसे जलाना भी पड़ता है। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? कहते हुए मुन्ना ने उसे फिर होठों के बीच रखा और जला लिया। एक दो कश लगाने के बाद मुन्ना ने वंश को देखा और कहा, क्या हुआ? मुझे छोड़, तू बता तुझे क्या हुआ? आज से पहले तो तुझे इतना गुस्से में नहीं देखा मैंने। वंश ने मुन्ना को कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में याद दिलाते हुए कहा। मुन्ना बाहर देखते हुए सिगरेट के कश लगाने लगा। वंश भी खिड़की के दूसरे सिरे पर खड़े होकर मुन्ना को देखते हुए कहने लगा, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है? ओह अच्छा, तू शायद सोच रहा होगा कहीं पापा को ना पता चल जाए। डोंट वरी, मुरारी चाचा उन्हें थोड़े ना बताएंगे। वैसे तेरे पापा बड़े कूल हैं यार। उनकी जगह पापा होते ना तो अब तक 2-3 बार सुताई कर दिए होते हमारी। वो दरोगा बनारस में क्यों आया है? मुन्ना बड़बड़ाया। उसकी यहाँ पोस्टिंग हुई तो चला आया। हम लोग चाहे तो मुरारी चाचा से कहकर उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं, वंश ने कहा। पापा की तरफ बात मत करो वंश। हम बस ये सोच रहे हैं कि आखिर वो इंस्पेक्टर हमसे चाहता क्या है। वो हमारे सामने कुछ और था, पापा के सामने कुछ और। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? मुन्ना ने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर डंटल फेंकते हुए कहा। मुन्ना, तू ना ज्यादा सोच रहा है। अच्छा चल कर सो जा, मुझे बहुत नींद आ रही है। कहते हुए वंश बिस्तर पर चला आया। कुछ देर बाद मुन्ना भी चला आया और आकर बगल में लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किशोर और उसके बीच के झगड़े की वजह क्या थी। देर रात मुन्ना को नींद आ गई। अगली सुबह दिवाली थी। सुबह से ही घर में सजावट का काम चल रहा था। मुरारी फोन पर लगा हुआ था। सीएम सर ने पर्सनली मुरारी को फोन करके दिवाली की बधाइयां दी थी। मुरारी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब चूंकि मुरारी विधायक था तो बड़े बड़े लोगों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। आज भी सुबह से ही मुरारी के घर जमघट लगा हुआ था। वहीं अनु से मिलने भी उसकी सहेलियां और आस पड़ोस की औरतें आई हुई थी। मुन्ना सुबह जल्दी उठकर महादेव की मंदिर चला गया। वंश नींद से उठा और आंखें मसलते हुए बाहर आया तो मुरारी के घर में लोगों को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। उसे सबके बीच जाना ठीक नहीं लगा तो वह वापस कमरे में आया और नहाने चला गया। उसने कपड़ से मुन्ना के कपड़े निकाले और पहन लिए। मुन्ना और वंश के कपड़ों में ज्यादा फर्क नहीं था। वंश नीचे आया और मुरारी से कहा, चाचा हम घर जा रहे हैं और आप शाम में आ जाइएगा याद से। ठीक है, कृष्णा को भेजता हूं, वो छोड़ आएगा तुम्हें, मुरारी ने कहा। अरे उन्हें क्यों परेशान करना, पास में ही तो है, 2 गली छोड़कर मैं चला जाऊंगा, वंश ने कहा और वहां से चला गया। वंश घर आया, घर का नक्शा ही बदल चुका था। घर को ऐसे सजाया गया था जैसे किसी की शादी हो। वंश अंदर आया, देखा सारिका आंगन में रंगोली बना रही थी और अंजलि उसकी मदद कर रही थी। वंश ने अंजलि को देखा और कहा, और छिपकली? अंजलि ने सुना तो वंश की ओर देखा और मुंह बनाकर वापस अपना ध्यान रंगोली में लगा लिया। सारिका ने वंश को देखा तो कहा, मुरारी भैया और अनु आ रहे हैं ना शाम में? हाँ माँ, मैंने उन्हें बोल दिया है और मुन्ना तो दोपहर में ही आ जाएगा, वंश ने अंदर जाते हुए कहा। सामने से आती हुई आई दिखाई दी तो वंश ने उनके कंधों को पकड़कर घुमाते हुए कहा,
हाय क्या लग रही हो मेरी डार्लिंग, एकदम सुपर। अरे अरे बेटा गिर जाएंगे हम, तुम्हारे लिए डाइनिंग पर हलवा रखे हैं, जाकर खा लो, आई ने बाहर जाते हुए कहा। वंश कूदते उछलते अंदर चला आया। उसने डाइनिंग पर पड़ी हलवे की कटोरी उठाई और एक चम्मच खाया। हलवा बहुत टेस्टी था। वह हॉल में घूमते हुए खाने लगा। उसने देखा बाबा कुछ काम कर रहे हैं तो उसने कहा, बाबा आज शाम का क्या प्रोग्राम है? शिवा ने कहा तो था कि नाच गाने का बंदोबस्त होगा, उसी के लिए ऑर्केस्ट्रा वालों का नंबर ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। बाबा ने अपनी फोन बुक देखते हुए कहा। अरे बाबा आप चिंता ना करो, मैं करवा दूंगा, वंश ने खाते हुए कहा। शुक्रिया बेटा, कहकर बाबा चले गए और वंश चला गया बाहर किसी काम से। शाम तक सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेहमान आने वाले थे, सभी तैयार होने चले गए। शिवम ने अच्छा बंदोबस्त किया था। वंश बाहर से आया तो सारिका ने उसे भी तैयार होकर आने को कहा। वंश ने देखा घर में सब, लेकिन काशी दिखाई नहीं दे रही। काशी को ढूंढते हुए वंश ऊपर कमरे में आया तो देखा काशी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी है और सामने पड़े कपड़ों को घूरे जा रही है। वंश आया और उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? वंश भैया देखो ना, टेलर ने हमारे सारे कपड़े बेनाप के सिल दिए। कुछ को इतना टाइट किया है कि हम सांस भी ना ले पाए और कुछ को इतना लूज कि हमारे साथ अंजलि भी फिट हो जाए। काशी ने अपनी दुविधा अपने भाई को बताई। बस इतनी सी बात, चलो हम चलकर दूसरे कपड़े ले आते हैं या फिर उस टेलर के पास चलते हैं, उसे अच्छे से फटकार लगाते हैं, फिर तुम्हारे कपड़े भी सही करवा देंगे, वंश ने लेटे लेटे कहा। यहाँ का टेलर होता तो हम चले जाते ना, ये इंदौर के टेलर्स ने सिला है, वो भी डिजाइनर, काशी ने कहा। कोई बात नहीं, मार्केट चलकर दूसरा कपड़ा खरीद लेते हैं, वंश ने कहा। नहीं, हमें यही पहनना है, काशी ने छोटी बच्ची की तरह मचलते हुए कहा। कुछ देर बाद मुन्ना वहां आया। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, हाथ में घड़ी, दाढ़ी फिर से उगाई थी उसकी, उसे अच्छे से ट्रिम किया हुआ था। मुन्ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुन्ना ने काशी और वंश को ऐसे बैठे देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? वंश ने मुन्ना को काशी की परेशानी बताई तो मुन्ना ने कहा, तो ये बात है। अच्छा काशी बताओ, तुम्हें कौन सा पहनना है? काशी ने सामने पड़ा पिंक कलर का ब्लाउज उठाकर मुन्ना को देखकर कहा, ये, लेकिन ये बहुत टाइट है, काशी ने कहा। अब क्या तू यहां बैठकर काशी का ब्लाउज सिलेगा? वंश ने हैरानी से कहा। तू अपने कमरे में जा और तैयार होकर नीचे चल, हम काशी को लेकर आते हैं, मुन्ना ने कहा और कुछ सामान ढूंढने लगा। वंश चला गया। मुन्ना ने कैंची ली और ब्लाउज को पीछे से काटकर उसकी कुछ सेटिंग करने लगा। काशी बस मुन्ना को देखे जा रही थी। मुन्ना ने कुछ जुगाड़ करके काशी के ब्लाउज को पहले से अच्छा बना दिया और उसे देते हुए कहा, लो ये पहन कर देखो। काशी ने ब्लाउज लिया, लहंगा लिया और बाथरूम की तरफ चली गई और पहनकर वापस आई। काशी भी हैरान थी कि जो ब्लाउज उसे फिट नहीं आ रहा था वो एकदम फिट है। वह खुश हो गई। उसने कमरे में इधर उधर घूमते हुए कहा, अरे वाह मुन्ना भैया, आपने तो कमाल कर दिया, इसे जुगाड़ कहते हैं। अच्छा हम चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे चली आना, मुन्ना ने मुस्कुराकर कहा। और जैसे ही जाने लगा काशी ने कहा, मुन्ना भैया 1 मिनट। काशी मुन्ना के सामने आई और उसके कुर्ते की बाजू फोल्ड करते हुए बातें करने लगी। मुन्ना बस प्यार से अपनी बहन को देखता रहा और फिर एकदम से कहा, काशी गलत कहते हैं लोग कि पत्नी अपने पति के लिए ये सब करे तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब एक बहन अपने भाई के लिए ऐसा करती है तो और ज्यादा खूबसूरत लगती है। मुन्ना भैया आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें आपके लिए ये सब करना अच्छा लगता है। अब आप नीचे जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं, काशी ने मुन्ना से कहा तो मुन्ना वहां से चला गया। मुन्ना के जाने के बाद काशी ने कमरे का दरवाजा बंद किया
और शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। कमरे की खिड़की खुली थी, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थी। काशी ने अपने बाल बनाए, कानों में झुमके पहने, आंखों में काजल लगाया, होठों पर लिपस्टिक लगाई, कंधे पर दुपट्टा लगाकर उसे पिनअप करने लगी। काशी तैयार थी। तैयार होकर वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे याद आया बिंदी तो उसने लगाई ही नहीं। बिंदी लगाने के लिए काशी वापस ड्रेसिंग के पास आई। उसे बिंदी नहीं मिली तो वह ढूंढने लगी। अगले ही पल काशी को एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई आया है। वह पलटी। एक अनजान शख्स को देखकर काशी जैसे ही चिल्लाने को हुई, उसने काशी के पास आकर जल्दी से अपना हाथ काशी के मुंह पर रख दिया। काशी की पीठ दीवार से जा लगी। काशी ने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शक्ति था। उसकी गहरी आंखें, सुर्ख होंठ, उसके माथे पर बिखरे बाल और उसका सांवला रंग देखकर एक पल के लिए काशी खामोश हो गई और उसे देखती रह गई। शक्ति ने उसकी दूसरी मुलाकात थी और दूसरी मुलाकात ऐसे होगी उसने सोचा नहीं था। वह एकटक उसे देखे जा रही थी। शक्ति ने भी उसकी आंखों को देखा तो देखता रहा, जो कि इस वक्त किसी दिए सी जगमग हो रही थी। काशी को कोई हलचल करते ना देखकर शक्ति ने धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। जब उसने काशी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती, उसके नए नक्श, आज से पहले शक्ति ने किसी लड़की को इतने प्यार से नहीं देखा था। शक्ति ने देखा ये वही लड़की थी जो उस घाट पर मिली थी। शक्ति को चुप देखकर काशी ने धीरे से कहा, आप चोर हो? नहीं, हम चोर नहीं हैं। काशी ने की तरफ देखते हुए शक्ति ने कहा, फिर आप ऐसे खिड़की से हमारे कमरे में? काशी आगे कुछ कहती इससे पहले ही किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। काशी ने एक नजर शक्ति को देखा जिसके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। काशी गेट के पास आई और कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी। शक्ति को लगा काशी सबको सच बता देगी। वह फंस चुका था। उसने एक नजर काशी को देखा, दोनों की नजरें एक दूसरे से जा मिली और दिल धड़क उठे। काशी ने शक्ति की परेशानी भांप लिया था। उसने अंजलि की तरफ देखा तो अंजलि ने कहा, काशी, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो ना। तुम चलो, हम आते हैं। काशी ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि अंजलि कमरे में आए और शक्ति को वहां देखे। नहीं, मामी जी ने कहा है कि हम तुम्हें साथ लेकर आए, अंजलि ने कहा। अच्छा ठीक है, हम अपना दुपट्टा लेकर आते हैं। कहते हुए काशी ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और जैसे ही पलटी, शक्ति वहां नहीं था। काशी कमरे में यहां वहां उसे ढूंढने लगी, लेकिन शक्ति वहां नहीं मिला। काशी खिड़की के पास आई और नीचे देखा। शक्ति वहां से जा रहा था। जाते जाते शक्ति ने एक नजर काशी को देखा और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए काशी के घर में ऐसे चोरी छिपे क्यों आया था शक्ति? दिवाली की शाम वंश क्या धूम मचाने वाला है? क्या काशी और शक्ति दोबारा मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर।